इस बार कुणाल अय्यर हक्का बक्का रह गया। अगर वो विरोध करती रहती तो कुणाल को ये नॉर्मल लगता, लेकिन अब वो ना केवल कोऑपरेट कर रही थी बल्कि कुछ थ्रिलिंग करने का सुझाव भी दे रही थी। ये उम्मीद से परे था। क्या तुम सीरियस हो? कुणाल ने शक करते हुए पूछा। तुमने मुझे पहले ही इस तरह बांध रखा है, मैं भला क्या चाल चल सकती हूँ? काव्या नायर ने अपने चेहरे पर रिलैक्स्ड और खुश मिजाज भाव लाने की कोशिश की। कुणाल ने उसे कई सेकंड तक घूर कर देखा। शायद क्यूरियोसिटी के वश में आकर उसने उसका बैग उठाया। उसे वाकई अंदर पिल्स मिल गईं। कुणाल ने उन्हें हाथ में लिया और लेबल पढ़ा। उस पर वायाग्रा लिखा था। काव्या मुस्कुराई। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तुम अपने साथ ऐसी चीज क्यों रखती हो? कुणाल ने भौहे से कोड़ी। वो हमेशा एक संस्कारी और मासूम लड़की का इंप्रेशन देती थी। क्या उसका कोई वाइल्ड साइड भी हो सकता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक गुड गर्ल हूँ? काव्या बोली। तुम्हारे साथ तो मैं बस नखरे दिखा रही थी। जल्दी से इसे लो ताकि हम असली मजा ले सके। कुणाल एक्साइट हो गया। उसने एक गोली निकाली और निगल ली। एक और लो, काव्या ने कहा। तुम काफी वाइल्ड हो। कुणाल ने शरारती मुस्कान के साथ दूसरी गोली भी निगल ली, रेड वाइन के साथ। काव्या की आंखें ठंडी थी। वो मन ही मन उल्टी गिनती कर रही थी। ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है, मुझे चक्कर आ रहा है। कुणाल कमज़ोर पड़ गया और बेड पर बैठ गया। ये कोई स्टिम्युलेंट नहीं है। उसने गुस्से से काव्या को देखा। ये किस तरह की गोली है? काव्या का स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। क्या तुमने नहीं कहा था, तीसरी बार किस्मत चमकती है? लगता है तुम फिर झांसे में आ गए। कुणाल कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो पूरी तरह बेहोश हो गया। काव्या ने पक्का किया कि वो गहरी नींद में है। फिर बैग से फ़ोन निकाला। वो गोली असल में एक सेडेटिव थी जो उसने महेश राव के लिए रखी थी। वायाग्रा के बॉक्स में रखना सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल थी। तभी दरवाज़ा जोर से टूटा। सामने राघव मेहरा खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ, खौफनाक आभा के साथ। काव्या की आंखें भर आईं। मुझे खुशी है कि तुम आ गए। राघव ने बिना बोले रस्सियां खोल दीं। उसे पता चल गया था कि कुणाल उसे ले गया है। टेबल पर रखी दवाइयों पर उसकी नज़र पड़ी। सेडेटिव है, काव्या ने तुरंत कहा। राघव की भौहें उठीं। शाबाश। उसने रोहित कपूर को आदेश दिया। कुणाल को कसकर बांध दिया गया। तुम बाहर कार में इंतजार करोगी? राघव ने पूछा। हाँ, काव्या बोली। वो धीरे चल रही थी, पेट को संभालते हुए। डॉक्टर होने के नाते उसे समझ आ रहा था ये मिसकैरेज के लक्षण हो सकते हैं। घर से बाहर निकलते ही चीखें गूंज उठीं। 1 घंटे बाद राघव बाहर आया। तुम गुस्से में क्यों हो? काव्या ने पूछा। तुम मेरी पत्नी हो, राघव ने सख्ती से कहा। अगर किसी और ने तुम्हें छुआ तो मुझे घिन आएगी। काव्या ने आंखें बंद कर लीं। सुबह वो अपने बेड पर थी। दरवाज़ा खुला। मिसेस शर्मा अंदर आईं। मिस्टर राघव आपको गोद में उठाकर लाए थे। काव्या चुप रहीं। फ़ोन बजा। डॉक्टर नायर, आपकी माँ डिस्चार्ज चाहती हैं। ड्राइवर बोला, मिस्टर राघव के ऑर्डर हैं। कार उसे सिटी व्यू हॉस्पिटल ले गई। कमरे के बाहर वो रुक गई। अंदर से आवाज़ आई, अंजलि राव की। हरीश भाई से तलाक क्यों नहीं लिया? क्या तुम्हें लगता है वो अब भी तुम्हारी बेटी के लिए कुछ महसूस करता है? काव्या सन्न रह गई। क्या यही वजह थी? कल्याणी, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। क्या तुम्हें पता है, तुम अपने पति के इरादे तक नहीं समझ सकती। बहुत ही दयनीय हालत है तुम्हारी। अंजलि राव ने अपनी बाहें सिकोड़ते हुए घमंड से कहा। शुरू से ही तुम्हारे पति ने तुम्हारी बेटी को मेहरा परिवार में भेजने का प्लान बनाया था ताकि उनका रिश्तेदार बना जा सके। उन्होंने तुम्हें तलाक सिर्फ इसलिए नहीं दिया ताकि वो तुम्हारी बेटी को मैनिपुलेट कर सके, और तुम भोली बनकर यकीन करती रहीं कि उनके मन में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। अगर वो वाकई तुम्हारी परवाह करते तो वो पिछले 20 साल से मेरे साथ क्यों होते, और वो तुम्हारी बेटी की शादी राघव मेहरा जैसे इंसान से कैसे होने देते? माना कि मेहरा परिवार अमीर है, लेकिन राघव अपने खराब गुस्से के लिए बदनाम है। तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती उसके गले मढ़ा गया है। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी लाइफ आसान होगी? अगर तुम समझदार हो तो तुरंत हरीश को तलाक दे दो। इस तरह तुम्हारी बेटी इस मुसीबत से जल्दी बच सकेगी। तुम झूठ बोल रही हो, कल्याणी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज में जान नहीं थी। बाहर खड़ी काव्या को ये सुनकर अपना शरीर डगमगाता हुआ महसूस हुआ। बचपन से ही हरीश ने उसे बहुत सी चीजें सीखने के लिए मजबूर किया था, पियानो, डांस, पेंटिंग और न जाने क्या क्या। पहले उसे लगा था कि हरीश उसे एक स्टार बनाना चाहते हैं, लेकिन अब सब साफ था। उसके पिता ने ये सब पहले से प्लान किया था, उसे राघव को खुश करने या लुभाने के लिए तैयार किया था। उसके पिता वाकई बहुत शातिर निकले। अपने ही पिता द्वारा इस्तेमाल होना, उसे अब तक तो पत्थर दिल हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका दिल अभी भी दुख रहा था। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो जल्दी तलाक दे दो, अंजलि फिर बोली। काव्या ने अचानक दरवाजा खोला। उसके जज्बात एक शांत चेहरे के पीछे छिपे थे। अगर तलाक होना ही है तो हरीश भाई को खुद आने दो।
अंजलि राव चौंक गई। काव्या को देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या अंदर आई। क्या ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए? अंजलि ने जल्दी से खुद को संभाला। आखिरकार हरीश ने नहीं बल्कि काव्या ने उसे सुना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काव्या को पता चल गया तो ये और भी अच्छा था। वो अपनी माँ को हरीश से तलाक लेने के लिए मना सकती थी। वो अपनी पूरी लाइफ दूसरी औरत बनकर नहीं रहना चाहती थी। अब उसे एक जायज़ दर्जा चाहिए था। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैंने जो कहा वो सच है या नहीं। अगर तुम अपने पिता से पीछा छुड़ाना चाहती हो तो अपनी मम्मी से कहो कि पापा को जल्दी तलाक दे दे। काव्या का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, प्लीज चली जाओ। काव्या, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं हरीश भाई को कॉल करके सब बता दूंगी जो तुमने मेरी माँ से कहा है। अगर मेरी माँ तलाक के लिए मान गई तो मैं हरीश के कंट्रोल में नहीं रहूंगी और वो मेहरा परिवार से फ़ायदे लेने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी परवाह ज़्यादा करता है या अपने करियर की? काव्या जानती थी कि हरीश को अपने करियर से ज़्यादा प्यार है, वरना वो इसकी माँ को इतने सालों तक लटकाकर नहीं रखता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है? क्या तुम्हारा इस्तेमाल नहीं हो रहा? हरीश को बेटा चाहिए था, तुमने उसे बेटा दिया, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें कोई स्टेटस नहीं दिया। क्या तुम सिर्फ बेटा पैदा करने की मशीन नहीं हो? तुम मेरे और मेरी माँ के सामने किस बात की शेखी बघार रही हो? काव्या ने आखिरकार सब देख लिया था। हरीश किसी से प्यार नहीं करता था, उसे सिर्फ पावर और स्टेटस से प्यार था। अंजलि राव का चेहरा पीले से हरा और फिर एकदम लाल पड़ गया। वो गुस्से में थरथरा रही थी क्योंकि उसके पास पलटने के लिए शब्द नहीं थे। काव्या ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम नहीं गई तो मैं अभी हरीश को कॉल करूंगी। अंजलि राव का प्लान था कि कल्याणी को तलाक लेने के लिए मनाकर उसकी जगह ले लेगी, लेकिन काव्या ने पासा ही पलट दिया। गुस्से में पैर पटकते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। काव्या ने दरवाज़ा बंद किया और बेड के पास आई। मम्मी? कल्याणी की आंखें रोने की वजह से लाल थीं। आई एम सॉरी। काव्या अपनी माँ के पास बैठ गई। मम्मी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे ज़िंदगी दी है। कल्याणी ने अपनी बेटी का हाथ थामा, दुख से उसका गला भराया। मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलें सहनी पड़ रही हैं। उसने अपने होंठ भींच लिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। काव्या ने माँ को दिलासा दिया। ये वाकई कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कभी ना कभी शादी तो करनी ही थी और इससे फर्क नहीं पड़ता कि किससे। लेकिन कल्याणी खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हें सिर्फ एक औजार की तरह कैसे देख सकता है? काव्या ने बात बदली। मम्मी, मैंने सुना आप डिस्चार्ज होना चाहती हैं? कल्याणी ने सिर हिलाया। हाँ, अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत समय से हॉस्पिटल में हूँ, अब घर जाना चाहती हूँ। काव्या ने तुरंत हामी नहीं भरी। वो डॉक्टर से सलाह लेने गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो अपना ख्याल रखें और रेगुलर चेकअप के लिए आती रहें तो डिस्चार्ज हो सकती हैं। काव्या, बस कुछ दिन और रुक जाइए। वो अपनी माँ के लिए रहने की एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहती थी ताकि डिस्चार्ज के बाद उन्हें कहीं भटकना न पड़े। मम्मी? काव्या थोड़ा हिचकिचाई। क्या आप पापा से तलाक चाहती हैं? कल्याणी ने जवाब दिया। हाँ। काव्या ने गौर किया कि उसकी माँ ने हाँ कहा, मैं चाहती हूँ नहीं कहा। मम्मी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मेरे पास जॉब है। हरीश अब मुझे पैसों से कंट्रोल नहीं कर सकता। पहले वो मुझे धमकी देता था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी फीस रोक देगा या आपका इलाज ठीक से नहीं होने देगा। अब आप ठीक हैं, वो मुझे काबू नहीं कर सकता। अगर आप वाकई तलाक नहीं चाहती तो मत लीजिए। वो अपनी माँ के फैसले का सम्मान करना चाहती थी। कल्याणी ने अपनी आधी जिंदगी उस मर्द के साथ बिताई थी, फीलिंग्स तो होंगी ही। कल्याणी को और भी बुरा लगा ये देखकर कि उसकी बेटी कितनी समझदार है। मैं तलाक चाहती हूँ। इतने सालों से तुम्हारे पिता के साथ हमारी शादी सिर्फ नाम की रही है, अब इसे खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या मुस्कुराई। ठीक है, जब आप डिस्चार्ज होंगी तो मैं आपके साथ पापा से मिलने चलूंगी। हॉस्पिटल से निकलते समय ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा था। काव्या कार में बैठी और कहा, मुझे 2nd सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल ले चलो। जब वो पहुंची तो उसकी मुलाकात मीरा अग्रवाल से हुई, जो किसी से मिलने जा रही थी। उसे राघव का कॉल आया था। काव्या? मीरा ने उसे रोका। काव्या ने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मीरा को लग रहा था कि राघव ने टेस्ट करवा लिया है और अब वो मान गया है कि बच्चा उसका है। मीरा ने आज बहुत सज धज कर खुद को तैयार किया था। उसने घमंड से अपनी ठुड्डी उठाई। भले ही तुम्हारी शादी राघव से हुई है, लेकिन जल्द ही वो तुम्हें तलाक दे देगा। काव्या ने मानने से इनकार कर दिया। राघव तुमसे प्यार नहीं करता, मेरे सामने ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मीरा को जैसे हवा में मुक्का मारा हो, उसका गुस्सा और बढ़ गया।
बस इंतजार करो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी। मैं इंतजार करूंगी, काव्या ने बिना डरे जवाब दिया। जैसे ही काव्या कपड़े बदलने जा रही थी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? काव्या ने छुड़ाने की कोशिश की। आदित्य उसे एक शांत कोने में ले गया और सीरियस होकर बोला, तुम्हें राघव को जितनी जल्दी हो सके तलाक दे देना चाहिए। मीरा प्रेग्नेंट है। काव्या की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। मीरा प्रेग्नेंट है? राघव के बच्चे के साथ? आदित्य वर्मा ने हाँ में सिर हिलाया। काव्या नायर का शरीर थरथरा उठा, जैसे किसी ने उस पर बर्फीला ठंडा पानी डाल दिया हो, जिससे वो सिर से पांव तक जम गई हो। क्या राघव मेहरा ने ये नहीं कहा था कि उसे मीरा अग्रवाल पसंद नहीं है? अगर वो उसे पसंद नहीं करता था तो उसने उसे प्रेग्नेंट क्यों किया? काव्या, क्या तुम ठीक हो? आदित्य ने उसका पीला चेहरा देखकर चिंता से पूछा। काव्या हकीकत में वापस आई और जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। जैसे ही उसने सुना कि मीरा प्रेग्नेंट है, उसके दिल में एक हल्की सी निराशा हुई, लेकिन उसने तुरंत इसे झटक दिया। राघव किसके साथ था इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसे इस बारे में परेशान होने का कोई हक नहीं था। काव्या, तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम राघव को पसंद करती हो? आदित्य ने शक भरी नजरों से पूछा। आखिर उसका रिएक्शन काफी स्ट्रांग था। काव्या ने आदित्य की ओर देखा और पूछा, क्या मैं करती हूँ? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, तुम करती हो। मेरा रिएक्शन इसलिए नहीं है कि मैं राघव को पसंद करती हूँ, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं फिक्रमंद हूँ, उसने कहा और कॉरिडोर के एक बेंच पर जाकर बैठ गई। मुझे अपनी औकात पता है, मैं राघव के लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं रखूंगी। उसने धीरे से अपने पेट को छुआ। इन 2 बच्चों के साथ ये नामुमकिन था कि कोई भी आदमी किसी और के बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उठाना चाहेगा, है ना? राघव इतना घमंडी और मगरूर है, वो उसके जैसी औरत में दिलचस्पी कैसे ले सकता है? वो अपनी जगह जानती थी। तुम किस बात से फिक्रमंद हो? आदित्य ने पूछा। मीरा जानती है कि मैं राघव की पत्नी हूँ। उसके मन में मेरे लिए बहुत नफरत है और वो हमेशा मुझे परेशान करने की कोशिश करती है। अब जबकि वो राघव के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो उसकी पावर का इस्तेमाल करके मुझे और भी ज्यादा दबाएगी। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि अब से मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है। जैसे ही काव्या ने बात खत्म की, आदित्य ने तुरंत कहा, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए। इस तरह मीरा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे पता है। काव्या ने सोचा। वो आज ऑफिस के बाद मेहरा फैमिली हवेली जा सकती थी। अगर दादाजी मेहरा को पता चला कि राघव का बच्चा होने वाला है तो वे बहुत खुश होंगे और वो खुद को आज़ाद कर सकेगी। सीनियर, आपको काम पर वापस जाना चाहिए। मुझे भी रिपोर्ट करना है, उसने खड़े होते हुए कहा। आदित्य कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसकी बात आगे बढ़ाने की अनिच्छा देखकर वो चुप रह गया। हॉस्पिटल के बाहर मीरा राघव की कार में बैठ गई। एक चमकती मुस्कान और लाल होठों के साथ उसने कहा, राघव, तुमने इसके बारे में पता लगा लिया है ना? इस बार उसने उसे मिस्टर मेहरा नहीं कहा, उसने जानबूझकर उसका नाम लिया। लंबे और सुडौल कद वाला राघव आराम से पीछे की ओर झुक गया और धीरे से अपनी पलकें उठाईं। उसने उसे घूर कर देखा। मीरा ने अपनी ग्रेसफुल मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसके हाथ आपस में कसकर बंधे हुए थे और हथेलियों में पसीना आ रहा था। राघव के शांत बर्ताव से ये पता लगाना नामुमकिन था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो उसका नाम लेने पर नाराज नहीं दिखा। क्या इसका मतलब ये था कि उसने उसे स्वीकार कर लिया है? थोड़ा राहत महसूस करते हुए उसने पूछा, तो क्या तुम इस बच्चे को रखोगे? क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? राघव की नज़र उसके हाई हील्स पर गई। मीरा ने खुद को नीचे देखा और उसे एहसास हुआ कि वो राघव के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में ये भूल गई थी कि उसे प्रेग्नेंट होना चाहिए। जल्दबाजी में उसने सफाई दी, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तब भी हाई हील्स पहनना ठीक है। राघव का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया, लेकिन उसने कोई कमेंट नहीं किया। इसके बजाय उसने रोहित कपूर को निर्देश दिया, गाड़ी चलाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? मीरा ने पूछा। राघव की खामोशी ने उसे बेचैन कर दिया। एक डर उसके मन में बैठने लगा। उसने सावधानी से पूछा, क्या तुम बच्चा चाहोगे? उसने खामोशी से उसे देखा, जिससे मीरा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। आखिरकार वो वाकई प्रेग्नेंट नहीं थी और उसका दिल डर से धड़क रहा था। काफी देर बाद वो धीरे से बोला, अगर वाकई तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है तो मैं उसे चाहूंगा। मीरा खुशी से झूम उठी। अगर राघव वहां नहीं होता तो शायद वो जोर से हंस पड़ती। फिर भी वो अपने चेहरे की उत्तेजना और खुशी नहीं छुपा सकी। तो क्या तुम बच्चे की खातिर मुझसे शादी करोगे? उसने उत्साह में पूछा। राघव का लहजा सपाट, ठंडा और भावनाओं से रहित था। नहीं। उन शब्दों से मीरा की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। तुम्हारा क्या मतलब है? सिंपल है, मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, राघव ने कहा। अब उसका सब्र खत्म हो रहा था। मीरा अपना आपा खो रही थी। तुम मुझे अब कहाँ ले जा रहे हो?
हॉस्पिटल, रोहित ने जवाब दिया। वो मीरा की तरफ मुड़ा। तुम्हारा बच्चा हो सकता है, लेकिन उस बच्चे की माँ तुम कभी नहीं बनोगी। अगर वो पहले सिर्फ परेशान थी तो अब वो पूरी तरह डर गई थी। हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? जाहिर है चेकअप करवाने के लिए, रोहित ने जवाब दिया। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा था कि एक बार जब राघव कंफर्म कर लेगा कि बच्चा उसका है तो वो जिम्मेदारी उठाएगा, काव्या को तलाक देगा और बच्चे की खातिर उससे शादी कर लेगा। शादी के बाद उसने प्लान किया था कि वो मिसकैरेज का बहाना बना देगी। इस तरह वो राघव की पत्नी बन जाएगी और बाद में वास्तव में प्रेग्नेंट होना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वे शादीशुदा होंगे। लेकिन अब चेकअप के लिए जाना, वो क्या करेगी? उसके पेट में तो कोई बच्चा ही नहीं है। राघव, मुझे तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं है, राघव ने ठंडे स्वर में बीच में रोक दिया। उसकी नज़र मीरा के घबराए हुए चेहरे पर टिकी थी। टेस्ट के बिना भी वो जानता था कि वो सिर्फ मीरा के साथ रहा था। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसे ही होना चाहिए था। लॉजिकली उसके पास शक करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि मीरा वाकई उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसे एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके और अपनी आंखों के सामने उसका टेस्ट करवाना चाहता था। मीरा के चेहरे को देखकर अब उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मीरा की आंखें घबराहट से भरी थीं। उसने राघव की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे काम है, मैं आज नहीं जा सकती। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। राघव पीछे की ओर झुक गया और अपने पैर पर पैर रख लिया। जिस तरह तुम एक्ट कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर वो वाकई कोई चाल चल रही थी तो उसे बेदर्दी के लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए। मीरा डर के मारे मर रही थी। उस पल उसने दिल से दुआ की कि कोई कार एक्सीडेंट हो जाए जिससे उसका बच्चा गायब हो जाए। जैसे ही वो घबराहट में इस स्थिति से बचने के बारे में सोच रही थी, उसे अपने पैरों के बीच कुछ गीलापन महसूस हुआ। शायद ऊपर वाला भी उसकी मदद कर रहा था। उसे पीरियड्स आ गए थे। उसने अपना पेट पकड़ा। मेरा पेट दुख रहा है। उसने जानबूझकर ऐसा नाटक किया जैसे उसका मिसकैरेज होने वाला हो। उसके पैरों से खून टपकने लगा। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। क्या वो वाकई प्रेग्नेंट थी? क्या उसके दबाव की वजह से ये हुआ? वो इस औरत को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो इतना बेरहम नहीं था कि अपने ही बच्चे को छोड़ दे। उसने गहरी आवाज में कहा, रोहित, गाड़ी तेज चलाओ। रोहित ने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। तभी एक सफेद एसयूवी उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। उसका इंजन बिजली की तरह गरज रहा था। जैसे ही उसने चौराहा पार किया, उसने सॉलिड लाइन के ऊपर से दिशा बदली और सीधे उनकी कार की तरफ बढ़ी। रोहित बुरी तरह डर गया और उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर के प्रभाव से दूसरी गाड़ी कई गज पीछे जा गिरी। उनकी कार की हालत भी बहुत खराब थी। एयरबैग्स खुल चुके थे। रोहित के सिर से खून बह रहा था और वो बेहोश हो गया था। राघव का सिर दर्द से फटा जा रहा था। बेहोश होने से पहले उसे दूसरी कार के अंदर बैठे लोगों की एक झलक दिखाई दी। राघव मेहरा की नाक में तेज डिसइंफेक्टेंट की गंध भर गई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और बैठने की कोशिश की। मिस्टर मेहरा, उसका सेक्रेटरी आगे बढ़ा, उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। राघव ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। जरूरत नहीं। खुद को संभालने के बाद उसने पूछा, रोहित कपूर कैसा है? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। एक छोटी सी सर्जरी हुई है, अभी बेहोश है, लेकिन हालत स्थिर है। फिर उसने जोड़ा, आपको हल्का सा कंकाशन हुआ है। डॉक्टर सेन ने कहा है कि आपको आराम करना चाहिए, थोड़ा और सो लेना बेहतर होगा। राघव का दिमाग मीरा अग्रवाल की तरफ चला गया। उसके पैरों पर लगा खून उसे साफ याद आ रहा था। उसने होंठ कस लिए और थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा, मीरा कैसी है? सेक्रेटरी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोला, डॉक्टर ने बताया है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। कुछ हल्की खरोंचें हैं, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं। वो थोड़ी देर पहले होश में आ गई थी। बगल वाले कमरे में है। क्या मैं उसे यहाँ बुला दूं? राघव ने हाथ उठाकर मना कर दिया। उसके जज्बात उलझे हुए थे। उसे हमेशा से मीरा अग्रवाल से नफरत रही थी। वो कभी नहीं चाहता था कि वो औरत उसके बच्चे की मां बने, लेकिन उसने कभी अपने ही बच्चे को छोड़ देने के बारे में नहीं सोचा था। अब बच्चा चला गया था। एक पिता होने के नाते उसके दिल में हल्की सी कसक उठी। सीने में जो घुटन थी, उससे छुटकारा पाना जरूरी था। पुलिस इन्वॉल्व हुई है? उसने पूछा। सेक्रेटरी बोला, हाँ, लेकिन अभी तक उस इंसान की पहचान नहीं हो पाई है। राघव को याद आया, वो एक लड़का था, काफी जवान। ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो कार से निकलकर भाग गया था, शायद डर के मारे। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं ये भी पता नहीं। राघव ने ठंडे लहजे में कहा, किसी को लगाओ जांच के लिए। पुलिस से पहले सच्चाई पता चलनी चाहिए। उसे मारना नहीं है,
लेकिन ऐसा सबक मिलना चाहिए जो वो जिंदगी भर याद रखे। और मीरा की सर्जरी करने वाले डॉक्टर सेन को मेरे पास लाओ। उसने मीरा पर खून देखा था, इसलिए उसे लगभग यकीन था कि बच्चा उसी का था। लेकिन मीरा का पिछला व्यवहार बहुत ज्यादा शक्की था, इसलिए सच्चाई जानना जरूरी था। वो किसी को भी ऐसी चीजों में उसके साथ खेल खेलने नहीं देगा। सेक्रेटरी बोला, समझ गया, अभी करता हूं। राघव ने आंखें बंद कर लीं। जाओ। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही राघव बेड पर बैठा रहा। अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। कम से कम अब उसे मीरा के साथ बच्चे के रिश्ते की उलझन नहीं झेलनी पड़ेगी। वो लेट गया और आंखें बंद कर लीं। सिटी व्यू हॉस्पिटल। काव्या नायर उस दिन जल्दी काम से निकल गई थी। उसके सीनियर डॉक्टर को सेमिनार में जाना था, इसलिए उसने जल्दी हॉस्पिटल छोड़ दिया। जैसे ही वो बाहर आई और कैब बुलाने वाली थी, एक कार उसके सामने आकर रुकी। आप अभी तक यहीं हैं? काव्या ने हैरानी से पूछा। ड्राइवर बाहर आया और उसके लिए दरवाज़ा खोला। सर ने कहा है कि अब से मैं आपको ऑफिस आने जाने की जिम्मेदारी लूंगा। काव्या ने होंठ दबा लिए। राघव का व्यवहार उसे समझ नहीं आ रहा था। जब मीरा पहले से प्रेग्नेंट थी तो वो दूसरी औरतों की फिक्र क्यों कर रहा था? वो झुककर कार में बैठी। धन्यवाद, उसने धीमी आवाज में कहा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। मैम, घर चले? घर शब्द सुनते ही काव्या की नज़र नीचे झुक गई। क्या नायर मिला सच में उसका घर था? उसने सिर हिलाया। मेहरा फैमिली हवेली ले चलो। करीब 20 मिनट बाद वहां पहुंचे, लेकिन दादाजी मेहरा घर पर नहीं थे। बटलर हरीश भाई भी उनके साथ बाहर गए थे। काव्या वहां दादाजी को मीरा की प्रेगनेंसी के बारे में बताने आई थी। उसे यकीन था, जब बूढ़े आदमी को पता चलेगा कि राघव का बच्चा होने वाला है और वो किसी और औरत के साथ है, तो वो उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। इस तरह उसका वादा भी नहीं टूटेगा। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। वापसी में उसने ड्राइवर से कहा, विला ज्यादा दूर नहीं है, आप वापस जा सकते हैं। मैं थोड़ी देर अकेले चलना चाहती हूं। लेकिन ड्राइवर हिचकिचाया। लेकिन क्या? काव्या ने पूछा। मिस्टर मेहरा ने कहा है कि आपको घर तक छोड़ना है। काव्या मुस्कुराई। काफी जिद्दी हो ना? ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और वो उतर गई। सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं। विला की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा शांत रहता था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। आदित्य वर्मा की बातें उसके दिल में गूंज रही थीं। अभी प्रेगनेंसी शुरुआती स्टेज में थी, छुपाई जा सकती थी, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। राघव से जल्द तलाक लेना ही सही था। अब उसके पास अपना बच्चा था, अपनी जिंदगी थी। अगर वो अब भी मिसेस मेहरा बनी रहीं तो वो गलत होगा। हवा में हल्की ठंडक थी। गर्मियां खत्म हो चुकी थीं। उसने कोट कसकर पकड़ा और तेज चलने लगी। आज रात वो खुद खाना बनाएंगी और राघव से तलाक की बात करेंगी। तभी एक कार अचानक उसके सामने आकर रुकी। कई लोग बाहर निकले। बिना कुछ कहे उसके सिर पर काला बैग डाला, मुंह बंद किया, उसे घसीटकर कार में डाला और गाड़ी तेजी से भाग गई। वो पूरी तरह जकड़ी हुई थी। पता नहीं कितना वक्त बीता जब उसे कार से बाहर घसीटा गया। चारों तरफ अंधेरा था। तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों उठाया है? उसने कांपती आवाज में पूछा। नील सेतु 778VQ, ये तुम्हारी कार है ना? काव्या ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी माँ ने खरीदी थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे जोर से लात मारी गई। दर्द से वो सिकुड़ गई। पीठ, टांगों और कमर पर लगातार वार होने लगे। वो अपने पेट को बचाने की कोशिश कर रही थी। क्यों? उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने हिट एंड रन किया है। मेरी कार मैंने 2 महीने से नहीं चलाई। झूठ मत बोलो, कार तुम्हारे नाम पर है। और फिर उसके पेट पर 2 और लातें। ओह! तेज दर्द पेट में फैल गया। पता है तुमने किसकी कार मारी थी? राघव मेहरा की। उसकी टांगों के बीच खून दिखते ही वो लोग रुक गए। उन्हें मारने का नहीं, सिर्फ सबक सिखाने का ऑर्डर था। वो चले गए। काव्या हिल नहीं पा रही थी। किसी तरह फोन निकाला और आदित्य को कॉल किया। आदित्य, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। कहाँ हो? उसने घबराकर पूछा। काव्या ने लोकेशन भेजी। खून बहता जा रहा था। वो जानती थी, अब देर हो चुकी थी। एक आंसू जमीन पर गिर गया। उसने आंखें बंद कर लीं। जब आदित्य पहुंचा और उसे देखा, उसका दिल टूट गया। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। काव्या ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या मेरा बच्चा बच जाएगा? खून देखकर वो चुप हो गया।
फिर बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नायर फैमिली रेजिडेंस। कल्याणी नायर ने काव्या को नहीं बताया था कि उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। वो अपनी समस्याएं खुद सुलझाना चाहती थी। घर का दरवाजा खोलते वक्त अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। डैड, मॉम, मुझे बचा लीजिए। अगर आपने नहीं बचाया तो मैं पक्का जेल चला जाऊंगा। मयंक मल्होत्रा बुरी तरह घबराया हुआ था। वो गीता मल्होत्रा से चिपककर रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। मनीष मल्होत्रा ने अपने बेटे को निराश नजरों से देखा और ठंडे लहजे में पूछा, इस बार क्या कर दिया तुमने? इस बार शब्द ही बता रहा था कि ये उसकी पहली गलती नहीं थी। मैं बस ड्राइविंग लाइसेंस की प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने सोचा दीदी की कार थोड़ी चलाकर सीख लूं, लेकिन कार क्रैश हो गई। क्या? मनीष मल्होत्रा गुस्से से लगभग फट पड़ा। पिछली बार तुमने बारबेक्यू की सींक से किसी की आंख फोड़ दी थी, पैसे देकर और माफी मांगकर मामला निपटाया, और अब कुछ ही दिनों में फिर मुसीबत। लाइसेंस भी नहीं है और गाड़ी चलाने की हिम्मत कर ली? जीने से ऊब गए हो क्या? मनीष, इतना गुस्सा मत होइए, वो आपका इकलौता बेटा है। गीता रोते हुए बोली, आपको कोई रास्ता निकालना होगा। उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अगर वो जेल चला गया तो उसका भविष्य क्या होगा? कार तो काव्या की है ना, बस कह दीजिए कि गाड़ी काव्या चला रही थी। गीता, हिम्मत मत करना। कल्याणी नायर, जो अब तक चुप थी, अचानक सामने आई। ये उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत पल था। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की जुर्रत मत करना। मनीष मल्होत्रा उसे देखकर चौंक गया। तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? कल्याणी नायर की आंखों में गुस्सा और दृढ़ता साफ दिख रही थी। मनीष, हमारी शादी को 26 साल हो गए। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकी। तुमने बाहर दूसरा परिवार बना लिया, मैंने सवाल नहीं किया। तुमने हमारी इकलौती बेटी को मेहरा फैमिली से रिश्ते बनाने के लिए इस्तेमाल किया, मैं चुप रही। लेकिन अगर तुमने इस हिट एंड रन में मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश की तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मनीष ने सफाई दी। मामला अभी साफ नहीं है। मयंक छोटा है, डरा हुआ है। उसे पता भी नहीं कि जिसे उसने टक्कर मारी वो जिंदा है या नहीं। मैं जांच कराऊंगा। भरोसा रखो, मैं काव्या को फंसने नहीं दूंगा। मनीष को अपने बेटे पर तरस आ रहा था, लेकिन वो कल्याणी और काव्या के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता था। आखिरकार काव्या अब राघव मेहरा की पत्नी थी, मेहरा फैमिली की यंग मिस्ट्रेस। उसने काव्या को पालने में जो भी किया था सब इसी दिन के लिए था। वो सब कुछ बर्बाद नहीं करेगा। अच्छा है, अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है, कल्याणी बोली। उम्मीद है अपनी बात पर कायम रहोगे। और एक बात और, मुझे तलाक चाहिए। वो ऊपर जाने लगी। गीता के पास से गुजरते हुए उसने एक नज़र डाली, फिर मनीष को देखकर बोली, मैं तुम्हारे लिए जगह खाली कर दूंगी। अब तुम तीनों आराम से साथ रह सकते हो। तलाक? किसने कहा मैं तलाक दूंगा? मनीष तुरंत बोला, मैं तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए तो भूल जाओ। क्या तुम्हें लगता है ये जिंदगी हम दोनों के लिए ठीक है? कल्याणी ने पलटकर पूछा। ठीक है या नहीं ये मैं तय करूंगा। मनीष का लहजा सख्त था। जो भी हो, तलाक नहीं होगा। गीता बेचैन हो गई। वो तो चाहती थी कि दोनों अलग हो जाएं। मनीष, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, उसे एक सही पहचान चाहिए। किस पहचान की बात कर रही हो? मनीष भड़क उठा। मुझे पता है वो मेरा बेटा है, बस काफी है। और तुम यहाँ ड्रामा बंद करो। जाकर देखो सच में किसी को मारा है या नहीं। अगर कोई मर गया तो तुम्हारा बेटा अभी अभी 18 का हुआ है, सीधे जेल जाएगा। वो मयंक की वजह से आग बबूला था। देखो तुमने उसे कैसे पाला है, उसने गीता पर चिल्लाया। मुसीबत के अलावा कुछ आता भी है इसे? कल्याणी के तलाक की बात ने आग में घी डाल दिया था। मनीष पूरी तरह बेकाबू हो गया। गीता भी गुस्से में थी। बेटे की नाकामी ने उसे मनीष के सामने शर्मिंदा कर दिया था। उसने मयंक को घूरा और उसे खींचते हुए बोली, चलो, ये जगह हमारी नहीं है। जो गंदगी तुमने की है खुद साफ करो। जेल जाओ या कुछ और हो, सब तुम्हारी गलती है। ये बात उसने जानबूझकर ताने में कही। मनीष ने ठंडी नज़र से देखा। अब ताने मारने से कुछ नहीं होगा। जल्दी पता करो कि किसे टक्कर लगी है। जरूरत पड़े तो जिम्मेदारी लो, अगर सच में अपने बेटे का भविष्य चाहते हो। ये कहकर वो ऊपर चला गया। गीता गुस्से से तमतमा रही थी, लेकिन बेटे को छोड़ भी नहीं सकती थी। उसे मनीष की बात माननी पड़ी। चलो, मुझे सब कुछ बताओ, उसने मयंक को खींचते हुए कहा। डैड, वो अपने बाप का नाम मत लो, गीता ने डांट दिया। पहले अपनी गड़बड़ ठीक करो। तुम्हारी वजह से मैं उसके सामने सिर नहीं उठा पा रही। मनीष ऊपर पहुंचा तो देखा कल्याणी सामान पैक कर रही थी। वो आगे बढ़ा और उसके हाथ से कपड़े खींच लिए। हमने पूरी जिंदगी साथ बिताई है, क्या सच में तलाक जरूरी है? कल्याणी हंसी, कड़वी हंसी।
तलाक न लेना मतलब तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देना और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना? मैंने कैसे बर्बाद किया? मनीष बोला। क्या तुम्हें पता है मैंने उस पर कितना पैसा खर्च किया, कितना कुछ सिखाया? तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुमने उसे वो सब क्यों सिखाया, कल्याणी ने ठंडे लहजे में कहा। जिस दिन तुमने मेरी बीमारी का इस्तेमाल करके काव्या की शादी करवाई, उसी दिन मैं तुमसे खत्म हो गई। मैं सोचती थी तुम दूसरी औरतें इसलिए रखते हो क्योंकि मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकी। अब समझ आया, तुमने कभी मुझसे या काव्या से प्यार ही नहीं किया। मैं तलाक लेकर रहूंगी। उसने उसका हाथ झटक दिया और फिर से सामान भरने लगी। मनीष ने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने उसे सब उसके भले के लिए सिखाया। अगर मेरे कुछ और इरादे भी थे तो क्या सीखना गलत है? कल्याणी ने बहस नहीं की। अब बात करने का कोई मतलब नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, तलाक होगा। उसकी जिद देखकर मनीष भी भड़क गया। उसने सूटकेस उठाकर जमीन पर फेंक दिया। कपड़े हर तरफ बिखर गए। कल्याणी कुछ सेकंड सन्न रह गई, फिर बोली, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं। वैसे भी मेरी बेटी अब मेहरा फैमिली की यंग मिस्ट्रेस है, मुझे किस चीज़ की कमी होगी? ये कहकर वो सब छोड़कर नीचे जाने लगी। मनीष ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? बैठकर बात करते हैं। कल्याणी ने हाथ छुड़ा लिया। बात करने को कुछ नहीं बचा, बस एक रास्ता है, तलाक। तलाक? दहाड़ा मनीष। ये ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दो। जिंदगी में तुम मेरी हो, मरने के बाद भी मेरी ही रहोगी। तलाक कभी नहीं होगा। कल्याणी ने उसे देखा लेकिन बहस नहीं की। वो तय कर चुकी थी, अगर वो नहीं मानेगा तो वो कोर्ट जाएगी। आखिर धोखा उसी ने दिया था। वो नीचे आई और नायर विला छोड़कर चली गई। रास्ते में उसे याद आया, मयंक ने उनकी बेटी की कार ली थी और किसी को टक्कर मार दी थी। उसे तुरंत अपनी बेटी को बताना था। उसने काव्या को कॉल किया, लेकिन फोन किसी आदमी ने उठाया। तुम कौन हो? मेरी बेटी कहाँ है? कल्याणी की सांस अटक गई। क्या ये राघव मेहरा था? मैं आदित्य वर्मा हूँ। काव्या नायर को चोट लगी है और वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। आदित्य वर्मा सर्जरी रूम के बाहर खड़ा होकर बोला। कल्याणी नायर का दिल जैसे गले तक आ गया। क्या हुआ? मेरी बेटी को बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, चोट लगी है। कौन सा हॉस्पिटल? कल्याणी की आवाज़ कांप रही थी। सेकंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल। ठीक है। कल्याणी ने फ़ोन काटा और तुरंत टैक्सी लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर काव्या ने डॉक्टर की आस्तीन कसकर पकड़ ली। डॉक्टर, क्या मेरे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद है? जांच के बाद कंफर्म हो चुका था, 2 बच्चों में से एक को नहीं बचाया जा सकता था। वो बच्चा पहले ही खो चुका था, लेकिन दूसरा अभी भी बच सकता था। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या आप सच में इसे बचाने की कोशिश करना चाहती हैं? काव्या का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। होंठ फटे हुए थे, हल्का खून भी निकल रहा था। कमज़ोर आवाज़ में उसने कहा, हाँ, प्लीज़, जो हो सके करिए। डॉक्टर ने सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूँगा। काव्या की सर्जरी करने वाला डॉक्टर सेकंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल का टॉप गायनेकोलॉजिस्ट था, जिसकी स्किल्स पूरे शहर में मशहूर थीं। आदित्य खुद एक थोरासिक सर्जन था, इसलिए उसने जानबूझकर सबसे अच्छा डॉक्टर अरेंज किया था। वो बाहर बेचैनी से टहल रहा था। काव्या की हालत उसने अपनी आंखों से देखी थी। जब कल्याणी पहुंची तब भी काव्या ऑपरेशन थिएटर में ही थी। कल्याणी ने आदित्य से पूछा, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? उसे इतनी चोट कैसे लगी? आदित्य को पूरी सच्चाई खुद भी नहीं पता थी और वो कल्याणी को सब बताना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कल्याणी अभी अभी ठीक हुई है, उसे तनाव देना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बात छुपा ली। आंटी कल्याणी, ज्यादा सीरियस नहीं है, चिंता मत कीजिए। फिर भी कल्याणी बेचैन थी, बार बार चक्कर काट रही थी। मेरी वजह से काव्या ने बहुत कुछ सहा है। अगर उसने पहले ही सब समझ लिया होता, अगर उसने मनीष मल्होत्रा से पहले ही तलाक ले लिया होता, तो शायद उसकी बेटी की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। उसे ये तक नहीं पता था कि काव्या को कैसी चोटें आई हैं। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद काव्या को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। चोटें उसके शरीर पर थीं, चेहरे पर नहीं, इसलिए चेहरा ठीक दिख रहा था, लेकिन वो बहुत कमजोर लग रही थी। कल्याणी भागकर आगे आई, आंखें लाल थीं। काव्या? काव्या की पलकों में जैसे वजन था। वो नहीं चाहती थी कि माँ और परेशान हो। कमजोरी से बोली, मैं ठीक हूँ मम्मी, टेंशन मत लो। आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया? कल्याणी ने सिर हिलाया। मम्मी, आप किसी होटल में रुक जाइए, मैं आपके फ़ोन में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। आपको आराम चाहिए, यहाँ मेरे सीनियर हैं, वो मेरा ख्याल रख लेंगे। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि कल्याणी वहाँ से चली जाए।
कल्याणी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मयंक तुम्हारी कार चला रहा था। मैंने सुना है उसने किसी को टक्कर मार दी। मुझे डर है, कार तुम्हारे नाम पर है, कहीं तुम मुसीबत में न फंस जाओ। काव्या कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई। उसकी आंखें खाली हो गईं, पलकें धीरे धीरे झपकीं। फिर उसने धीमे से कहा, मैं समझ गई मम्मी, मैं ठीक रहूंगी। आप होटल चली जाइए, मुझे थोड़ा अकेले आराम चाहिए। आप यहाँ रहेंगी तो मुझे आपकी हेल्थ की टेंशन रहेगी। कल्याणी समझ गई कि उसकी बेटी उसे दूर भेज रही है। उसकी आवाज़ भर आई, काव्या, मैंने तुम्हारे पापा से तलाक फाइल कर दिया है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना, शायद मैं मदद कर सकूं। काव्या बहुत थकी हुई थी। मम्मी, मैं सच में ठीक हूँ। अगर कुछ होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वो सब सच नहीं बता सकती थी, खास तौर पर मारपीट वाली बात। अगर कल्याणी को पता चल गया तो वो टूट जाएगी। क्या मैं आज रात तुम्हें देखने आ सकती हूँ? कल्याणी ने धीरे से पूछा। काव्या ने सिर हिला दिया। कल्याणी ने आदित्य का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं, आदित्य बोला। फिर भी धन्यवाद, कल्याणी ने कई बार कहा और चली गई। आदित्य काव्या को वार्ड में ले आया। उसने कोई सवाल नहीं किया। वो जानता था अभी उसे आराम चाहिए। मैं यहीं हूँ, अगर कुछ भी चाहिए हो या तबीयत ठीक ना लगे तो मुझे बुलाना, उसने धीमे से कहा। काव्या ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली। प्यास लगी है, उसने भर्राई आवाज में कहा। आदित्य ने पानी दिया। उसने आधा गिलास पिया। गले की जलन कम हुई, लेकिन पूरे शरीर में अब भी दर्द था। क्या हुआ था? तुम्हारे साथ ये किसने किया? आदित्य अब खुद को रोक नहीं पाया। क्या मीरा अग्रवाल थी? उसने अंदाजा लगाया। काव्या ने सिर हिला दिया। अगर उसकी माँ ने मनीष वाली बात न बताई होती तो शायद वो भी यही सोचती। अब वो समझ चुकी थी। अगर उसका अंदाज़ा सही था तो मयंक ने उसकी कार से राघव मेहरा की कार को टक्कर मारी थी। अगर मामला बहुत गंभीर होता तो पुलिस ज़रूर आती, लेकिन राघव ने सब कुछ प्राइवेटली हैंडल किया। या तो उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी या वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। सोचते सोचते काव्या के होंठ कांप गए। दुर्घटना करने वाला उसका सौतेला भाई था। अगर उसमें उसका नाम भी आ गया तो क्या वो पूरी तरह गलत होता? उसने धीमे से कहा, सीनियर, मैं राघव मेहरा से तलाक लेने वाली हूँ। मैं एक बच्चा खो चुकी हूँ। अगर उसके साथ रही तो दूसरा भी खो दूंगी। मैं उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया। तुम सही कर रही हो। ऐसा नहीं था कि वो तलाक के लिए उत्साहित था, लेकिन दोनों के अपने अपने बच्चे थे। इतना ही रिश्ता खराब करने के लिए काफ़ी था। प्यार की बात तो दूर की थी। अगर बच्चे न होते तो कहानी अलग होती। मुझे लगता है भले ही राघव मीरा को पसंद नहीं करता हो, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगा। काव्या हंस पड़ी कटाक्ष में। ये कैसी बकवास है? अगर उसे मीरा पसंद नहीं थी तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? वो कितनी बेवकूफ़ थी जो राघव मेहरा की बातों पर यकीन कर बैठी। उसने कहा था वो मीरा को पसंद नहीं करता। अगर पसंद नहीं करता था तो बच्चा कैसे हुआ? या शायद राघव सिर्फ अपने जिस्म से सोचता है? काव्या ने गहरी सांस ली। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। दूसरे हॉस्पिटल में राघव मेहरा के सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी, मिस अग्रवाल की सर्जरी करने वाला डॉक्टर फरार हो गया है। हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं और एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर भी मिल गया है। आपके निर्देशों के अनुसार उसे डील कर दिया गया है। ये उसकी डिटेल्स हैं। उसने फाइल आगे बढ़ाई। राघव ने देखा तक नहीं। डॉक्टर को हर हाल में ढूंढो। डॉक्टर का भाग जाना, इसका मतलब साफ था, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जी, मैं और लोग लगाता हूँ, सेक्रेटरी बोली। मिस अग्रवाल आपसे मिलना चाहती हैं, क्या मैं उन्हें मना कर दूं? राघव ने हाथ हिलाया। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब बात करने को बचा ही क्या था? बच्चा जा चुका था। उसने ड्राइवर को सज़ा दिलवाकर अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी थी। ये खोए हुए बच्चे के लिए एक तरह का क्लोजर था। सेक्रेटरी बाहर निकलने लगी, लेकिन चलते चलते उससे फाइल गिर गई। राघव की नज़र अचानक एक नाम पर पड़ी, काव्या नायर। सेक्रेटरी झुकी, लेकिन राघव ने उसे रोक लिया। एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर की जानकारी मुझे दिखाओ। सेक्रेटरी ने फाइल आगे बढ़ा दी। राघव मेहरा ने फाइल हाथ में ली। उसमें काव्या नायर से जुड़ी सारी जानकारी थी। वो भौहें सिकोड़कर बोला, क्या एक्सीडेंट के लिए यही ड्राइवर जिम्मेदार है? जिस ड्राइवर की तस्वीर थी वो तो एक लड़का था। उसकी सेक्रेटरी ये समझे बिना कि राघव का चेहरा अचानक क्यों बदल गया, ईमानदारी से बोली, जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो मिस नायर के नाम पर रजिस्टर है। राघव बिस्तर से उठ खड़ा हुआ।
उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। सिर्फ नाम पर रजिस्टर होने से ये साबित हो जाता है कि गाड़ी वही चला रही थी? जिस काव्या को तुमने डांटा था, क्या वही ड्राइवर थी? सेक्रेटरी ने सिर झुका लिया। एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। राघव बुरी तरह भड़क चुका था। मजबूरी में सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ा। जी हाँ। राघव इतना गुस्से में था कि उसकी सांसें भारी हो गईं। सेक्रेटरी ने तुरंत माफी मांगी। सॉरी सर, मुझसे ठीक से हैंडल नहीं हुआ। राघव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और तेजी से बाहर निकल गया। दरवाजे पर मीरा अग्रवाल खड़ी थी। वो राघव से मिलना चाहती थी। कार एक्सीडेंट के बाद उसके पास ये कहने का पूरा कारण था कि उसके बच्चे की कोई गलती नहीं थी। उसे यकीन था कि अब राघव उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। राघव, उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। यहाँ से निकलो। मीरा जमीन पर जोर से गिरी। किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। सेक्रेटरी भागकर बाहर आई और कार का दरवाज़ा खोला। राघव कार में बैठते ही फोन मिलाने लगा। कॉल तुरंत कनेक्ट हुई। क्या तुम्हें पता है काव्या कहाँ है? राघव ने पूछा। आदित्य वर्मा ने जवाब दिया। हाँ, वो हॉस्पिटल में है, मैं अभी उसी के साथ हूँ। राघव ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी और सेक्रेटरी को आदेश दिया, सेकंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल चलो। कुछ ही देर में कार हॉस्पिटल पहुंच गई। राघव तेज कदमों से अंदर गया। वो सीधे इन पेशेंट वार्ड पहुंचा और काव्या का कमरा ढूंढ लिया। दरवाजे पर आदित्य खड़ा था। राघव को देखकर वो 2 कदम आगे बढ़ा। काव्या प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका एक बच्चा चला गया। और आपको पता होना चाहिए कि क्यों? आदित्य ने खुद आगे बढ़कर कहा। उसे लगा राघव को ये सच जानना चाहिए। काव्या कोई आम औरत नहीं थी, वो उसकी पत्नी थी। अब काव्या नायर अपने दूसरे बच्चे को बचाना चाहती थी और वो राघव मेहरा से तलाक लेने वाली थी। राघव का डर एक पल में सदमे में बदल गया। क्या कहा तुमने? वो प्रेग्नेंट थी? आदित्य ने सिर हिलाया। राघव को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उस औरत प्रेग्नेंट थी? किसका बच्चा? ये उसका नहीं हो सकता। उसने कभी उसे छुआ तक नहीं था। राघव, शांत रहो, आदित्य बोला। मान लिया कि काव्या ने धोखा दिया, लेकिन तुमने भी तो दिया है। मीरा तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, अब बराबरी हो गई है। राघव ने उसे जोर से धक्का दिया। दफा हो जाओ। उसने हॉस्पिटल रूम का दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया। काव्या जानती थी कि वो आने वाला है। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। राघव, मुझे तलाक चाहिए, उसने शांत आवाज में कहा। राघव की आंखों में आग जल उठी। तलाक? तुम्हें लगता है बस कह देने से हो जाएगा? फिर उसे याद आया, वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। बताओ, ये बच्चा किसका है? उसने गुस्से से पूछा। काव्या बोली, तुम शुरू से जानते थी कि मेरी जिंदगी में कोई और था। काव्या नायर, उसकी आवाज गरजी। मयंक मल्होत्रा, मनीष मल्होत्रा का नाजायज बेटा। राघव की आंखें ठंडी हो गईं। वो अपनी कीमत जरूर चुकाएगा, उसने कहा। काव्या समझ गई, अभी टकराना बेकार है। ठीक है, उसने कहा, लेकिन ये सिर्फ वक्त खरीदने की चाल थी। दर्द हो रहा है? वास्तव में उस समय बहुत दर्द था, लेकिन शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं था उस पीड़ा के मुकाबले जो उसने अपने बच्चे को खोने में महसूस की। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं, जवाब देने से इनकार कर दिया। राघव मेहरा ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे हिलने से रोकते हुए झुककर उसके होठों को चूम लिया। तुम पागल हो क्या? राघव मुस्कुराया, उसकी आंखों में शरारती चमक थी। जब मैं बोलूं, तुम जवाब दो, इसे शिष्टाचार कहते हैं। अगर तुम्हें शिष्टाचार समझ नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। वो किस एक सज़ा थी। अगर तुम चुपचाप मेरी बात का विरोध करती रहोगी तो मैं तुम्हें और भी सख्त सज़ा दूंगा। उसने जोड़ा, और मैं ईमानदार हूं। काव्या नायर चोटिल और अपने अजन्मे बच्चे की सुरक्षा के लिए ज्यादा विरोध नहीं कर पाई। हालांकि वो इस समय राघव से नफरत करती थी, उसके दिल में केवल गुस्सा था, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं किया। उसने अपना बच्चा खो दिया था क्योंकि मीरा अग्रवाल ने उसकी अनुमति के बिना जेनेटिक टेस्ट किया था और राघव के अधीनस्थों ने उसे उस ड्राइवर समझ लिया था जिसने एक्सीडेंट किया था और उसे पीट कर बच्चे को खोने पर मजबूर किया। उसके लिए दोनों ही उसके बच्चे की मौत के जिम्मेदार थे। ऐसे इंसान के साथ कैसे करीब आ सकती थी? उसका बच्चा अभी अभी चला गया था। राघव ने उसे देखा। अब देखो तुमको, तुम्हारा वो लविंग आदमी कहाँ है जो अपनी ही औरत की सुरक्षा नहीं कर सकता? उसका क्या फ़ायदा? काव्या ने अपने सूखे पीले होंठ खींचते हुए कहा, मुझे पसंद है। राघव चुप रह गया। वो 3 शब्द उसकी सारी नफरत को तहस नहस कर गए।
फिर भी वही 3 शब्द राघव को अंदर ही अंदर आग लगा गए, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं दिखाया। उसके सामने की औरत इतनी नाजुक और कमज़ोर लग रही थी कि एक कड़ी बात भी उसे तोड़ सकती थी। चाहे तुम्हें कितना भी पसंद हो, तुम्हें मेरे पास रहना होगा। तुम्हें प्यार करने और पाने में असमर्थ देखना जानती हो कितनी खुशी देती है मुझे? वो खड़ा हुआ, कैजुअली हाथ पॉकेट्स में डालते हुए। उसकी लंबी दुबली काया सीधी खड़ी थी और उसकी आत्मविश्वासी एरोगेंस बोल रही थी, तुम्हें तड़पाना ही मेरा मज़ा है काव्या। तुम्हें अपने लव के साथ भागना है, इस जिंदगी में कभी नहीं होगा। काव्या ने उसे देखा, तुम मुझे रोककर क्या हासिल करोगे? राघव ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हें दुखी देखना मुझे खुश करता है, क्या इतना काफी नहीं है? काव्या ने अपने होठ हिलाए, सच में चिल्लाना चाहती थी, तुम पागल हो। मैं जा रहा हूं। राघव पलटा और बाहर चला गया। कुछ सहानुभूतिपूर्ण कहना चाहा, लेकिन उसका गर्व नहीं जाने दिया। अंत में केवल ठंडे स्वर में बोला, मैं जा रहा हूं। बाहर आदित्य वर्मा अभी भी वहां था। वो चिंतित था कि शायद वे सहमति तक ना पहुंच पाए। अब राघव शांत हो चुका था, पहले की तरह गुस्से में नहीं था। जब उसे पता चला कि काव्या प्रेग्नेंट थी, उसकी आवाज़ नर्म हो गई। उसकी चोटें काफ़ी गंभीर दिखती हैं, हम इसे जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं? आदित्य ने जवाब दिया, इन घावों को ठीक होने में समय लगेगा, कम से कम 2 हफ्ते, शायद 1 महीने। उसने जानबूझकर समय बढ़ा चढ़ाकर बताया, काव्या की चोटें लगभग 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगी, लेकिन निशान पूरी तरह से फीके पड़ने में और समय लगेगा। बिस्तर से उठने और चलने में इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपने अजन्मे बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे कम से कम 10 से 15 दिन तक बिस्तर पर रहना होगा। सिर्फ ये सुनिश्चित करने के बाद कि मिसकैरेज के कोई संकेत नहीं है, वो सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू कर सकती है। राघव ने समझा, ठीक है, उसका ध्यान अच्छे से रखना। आदित्य ने सिर हिलाया, करूंगा। राघव ने हॉस्पिटल रूम की ओर एक बार देखा और फिर तेज कदमों से चला गया। राघव जाते ही आदित्य कमरे में गया और तुरंत पूछा, कैसा गया? काव्या ने जवाब दिया, अच्छा नहीं, वो बिल्कुल भी तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, वो इसे खींचने पर तुला है। क्या वो पागल है? इसे खींचने से उसे उतना ही नुकसान होगा जितना तुम्हें। आदित्य बिना रुके फूट पड़ा, मुझे लगता है वो सच में पागल है, काव्या ने कहा, होठों पर हल्की मुस्कान, लेकिन चेहरे पर कोई असली खुशी नहीं। आदित्य को अचानक कुछ याद आया। हैरी ने कहा था, क्या राघव को काव्या में थोड़ी सी पसंद है? काव्या, शायद राघव तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, उसने सावधानी से पूछा। काव्या का चेहरा कुछ सेकंड के लिए ठंडा पड़ गया। नामुमकिन, वो केवल मुझे नफरत और अपमान देता है, उसने जोड़ा। अगर उसके दिल में थोड़ी सी भी कोई भावना होती तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं करती। मैं केवल नफरत करती हूँ, क्योंकि उसकी और मीरा की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। दोनों मेरे दुश्मन हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने उसका बच्चा छीन लिया। ऐसे लोगों के लिए कभी प्यार कैसे हो सकता है? अगर राघव तलाक देने से इनकार करता है तो तुम क्या करने वाली हो? तुम प्रेगनेंसी को कुछ समय तक छुपा सकती हो, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसे छुपाना मुश्किल होगा, आदित्य ने उसे याद दिलाया। काव्या के पास पहले से ही एक योजना थी, लेकिन उसने आदित्य से साझा नहीं की, क्योंकि आदित्य राघव के बहुत करीब था। अगर आदित्य जान जाता तो राघव तुरंत पता लगा लेता। भ्रमित होने का दिखावा करते हुए उसने कहा, मुझे भी नहीं पता, चलो एक कदम एक समय पर लेते हैं। आदित्य ने सुझाव दिया, नहीं, तुम्हें चुपके से भाग जाना चाहिए। अगर राघव तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा तो वो आखिरकार भूल जाएगा। काव्या ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम सच में सोचते हो कि अगर राघव चाहता तो मुझे नहीं ढूंढ पाता? सही, आदित्य ने माना। वो राघव की क्षमताओं को जानता था। सीनियर, मैं थक गई हूं, मुझे अब आराम चाहिए, काव्या ने कहा। आदित्य निकलने की तैयारी करने लगा। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो कॉल करना, काव्या ने सिर हिलाया। आदित्य ने दरवाज़ा खोला। सीनियर, काव्या ने अचानक कहा। धन्यवाद, ज़रूरत नहीं, आदित्य ने जवाब दिया। हमारे रिश्ते में अब तुम्हें इसे बोलने की ज़रूरत नहीं। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। वो सच में थकी हुई थी और आदित्य जाने के बाद वो सो गई। शाम को कल्याणी नायर कुछ खाना लेकर आई। काव्या ने थोड़ा खाया। माँ, मुझे आपसे बात करनी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। कल्याणी ने अपनी बेटी की ओर देखा, चिंता में। बोलो। मैं राघव से तलाक चाहती हूँ, लेकिन वो राजी नहीं है, इसलिए मैं तलाक नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकती।
काव्या ने धीरे से कहा। एक ही रास्ता है, चुपके से निकलना, किसी ऐसी जगह जहां वो मुझे नहीं ढूंढ पाए। कल्याणी ने अपनी बेटी को देखा। मैंने अपने पापा से भी तलाक मांगा था, लेकिन वो मना कर दिया। वो बहुत सख्त थे। मुझे लगता है हमें कानूनी रास्ते अपनाने होंगे, लेकिन अगर हम तुम्हारी योजना अपनाएं तो शायद मेरा तलाक भी आसान नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी तरह हमें भी कहीं जाना चाहिए, एक ऐसे शहर में जहां हमें कोई न जाने और शांति से जिएं। काव्या ने सिर हिलाया। लेकिन हमें बिना किसी निशान के जाना होगा माँ, समझी? समझ गई, कल्याणी ने जवाब दिया। अगर हमें नहीं ढूंढना है तो हमें पूरी तरह से गायब होना होगा। माँ, यहाँ आओ। कल्याणी पास झुकी। काव्या ने कान में फुसफुसाया। कल्याणी ने बार बार सिर हिलाया। पैसे मैं तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफर कर दूंगी, पहले तुम वहां बस जाओ, फिर मैं थोड़ी देर में शामिल हो जाऊंगी, काव्या ने कहा। चिंता मत करो, मैं सब सेट कर दूंगी, कल्याणी ने आश्वासन दिया। फिर भी वो बेचैनी महसूस कर रही थी। तुम यहाँ अकेली हो और चोटिल भी। माँ, मैं संभाल लूंगी, काव्या ने भरोसे भरी मुस्कान दी। कल्याणी ने सिर हिलाया। अब उसकी जरूरत थी कि वो अपनी बेटी के लिए बोझ न बने और उसकी सुरक्षित जगह सुनिश्चित करे। अगले दिन कल्याणी अनिच्छा से हॉस्पिटल छोड़ गई। काव्या वहीं रही अपनी रिकवरी के लिए। दूसरे हॉस्पिटल में राघव मेहरा ने रोहित कपूर को देखा, जो जाग चुका था, लेकिन उसकी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। मीरा अग्रवाल लगातार राघव की भावनाएं पढ़ने की कोशिश कर रही थी। राघव, मीरा ने सावधानी से आवाज दी, चेहरा पीला और थका हुआ। हमारा बच्चा चला गया और मैं टूट चुकी हूं। राघव का चेहरा बेफिक्र था, उसने पलकें तक नहीं झपकाईं। राघव, मीरा आगे बढ़ी। इसी समय सेक्रेटरी अंदर आया और मीरा को रोक दिया। राघव से कहा, प्रेसिडेंट मेहरा, डॉक्टर मिल गया है। राघव मेहरा ने सिर घुमाकर मीरा अग्रवाल की ओर देखा। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उसे अंदर लाओ। मीरा दंग रह गई, उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? राघव हॉस्पिटल रूम के सोफे पर बैठ गया, अपने पैर क्रॉस करते हुए। तुमने कहा था कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ। जो डॉक्टर ये प्रोसीजर कर रहा था वो बिना किसी निशान के भाग गया। ठीक है, मैंने उसे वापस ला दिया। मीरा डर के मारे लगभग जमीन पर गिर पड़ी। कार एक्सीडेंट के बाद वो पहली बार उठी थी। उसने डॉक्टर को रिश्वत देने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी और कहा कि राघव की सेक्रेटरी से कहे कि उसका मिसकैरेज हुआ। फिर डॉक्टर ने पैसे लिए और गायब हो गया, और अब उसे वापस लाया गया। राघव, मेरी बात सुनो, थोड़ी देर में तुम्हें बोलने का मौका मिलेगा, जल्दी मत करो। अचानक वो झुका, उसकी उपस्थिति का तीव्र दबाव मीरा पर आया। मीरा के पैर कमजोर हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ी, कांपते हुए। धीरे धीरे सावधानीपूर्वक उसने राघव की पैंट का पैर पकड़ लिया। कृपया किसी और की झूठी बातें मत सुनो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। राघव ने नीचे देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं। इस समय जमीन पर झुकती हुई ये औरत पूरी तरह से बेकार लग रही थी, लेकिन उस रात ऐसा नहीं था। अब ऐसा लगता था कि अंधेरे में ये खूबसूरती कभी रोशनी नहीं देख पाएगी। सेक्रेटरी ने डॉक्टर को लाया, जिसे हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर के चेहरे पर चोटें थीं, लगता था कि उससे पूछताछ की गई थी। जैसे ही उसने मीरा को देखा, उसने तुरंत कहा, ये वही है, उसने मुझे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए। मीरा ने ऊपर देखा और डॉक्टर की ओर गुस्से से घूरा। क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। उसने सब कुछ नकारने की योजना बनाई। डॉक्टर और वो करीबी नहीं थे। अगर पैसे नहीं होते तो वो झूठ नहीं बोलता। अब राघव ने पकड़ लिया था और उसे पता था कि किसे नुकसान पहुंच सकता है और किसे नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुमने मुझे झूठ बोलने के लिए रिश्वत दी। ये एक तथ्य है, मेरे पास भुगतान का सबूत है। एक साधारण चेक दिखाएगा कि पैसा किसके खाते से आया। डॉक्टर ने रुका। तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं थी, इसे हॉस्पिटल में साधारण टेस्ट से सत्यापित किया जा सकता है। मुझे बदनाम करने की हिम्मत मत करो, मीरा ने घबराते हुए कहा। राघव, उसकी बात मत मानो। वो झूठ बोल रहा है या नहीं, ये आसानी से जांचा जा सकता है। राघव ने हाथ बढ़ाया। सेक्रेटरी ने तुरंत मीरा की रिश्वत देने की रसीद उसे सौंप दी। राघव ने उस पर नजर डाली, चेहरा बिना भाव के, और दस्तावेज मीरा पर फेंक दिए। तुम कब तक रोओगी जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगी? उसने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया, इसे जांच के लिए ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मीरा ने राघव की टांग मजबूती से पकड़ ली। कृपया मुझे विश्वास करना होगा, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगा? हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दिया। राघव इम्पेशेंट होकर चिल्लाया,
इसे यहाँ से निकालो। सेक्रेटरी के पीछे खड़े कई बड़े आदमी तुरंत मीरा को पकड़कर ले गए। उसकी विरोध करने की कोशिश के बावजूद उसे जबरदस्ती जांच के लिए ले जाया गया। ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ आधे घंटे में नतीजे आ गए। सेक्रेटरी रिपोर्ट देने आई। मिस अग्रवाल कभी प्रेग्नेंट नहीं थी, वो अभी मेंस्ट्रुएटिंग है। राघव का चेहरा काला पड़ गया। जो खून उसने देखा, अजीब तरह से ये जानकर कि मीरा प्रेग्नेंट नहीं थी, वो राहत महसूस कर रहा था। ऐसी औरत से बच्चा होने का विचार, जिसे वो नापसंद करता था, उसे गहराई से नफरत थी। अचानक उसे लगा कि ये परिणाम सबसे सही था। वो ठंडे स्वर में बोला, इसे यहाँ लाओ। जी सर। सेक्रेटरी उसे लेने गई। सच सामने आने और सबूत अडिग होने के कारण मीरा के पास अब केवल हाय ताबूत करके मिन्नतें करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कृपया जो समय मैंने तुम्हारे लिए बचाया, उसके लिए एक बार मुझे माफ कर दो। मैंने केवल इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो रोते हुए कहा, बिल्कुल बदसूरत और बिखरी हुई। राघव की दूसरी ओर आश्चर्यजनक रूप से शांत था। वो ना तो गुस्से में था, ना ही परेशान। मुझसे प्यार करती हो? राघव ने तंज भरी आवाज में कहा। क्या धोखा देना तुम्हारा प्यार है? नहीं, ये धोखा नहीं है। मैंने बस गलत तरीका अपनाया अपनी भावना दिखाने का। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था, मीरा ने जवाब दिया। किसी को मानना पड़ेगा, मीरा काफी स्मूथ टॉकर थी। इस स्थिति में भी वो अपनी बात रख सकती थी। राघव के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। ये औरत पूरी तरह से अनरीजनेबल थी। अगर वो उस रात उसकी जिंदगी बचाने वाली नहीं होती, तो राघव उसे मरने की इच्छा जताता। इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे मुझे धोखा देने की? मीरा, मैं इस बार तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी फिर नहीं देखना चाहता। मेरी माफी इस एक बार के लिए है। अगर तुम फिर कभी मेरे खिलाफ कुछ करोगी तो मैं इतना फॉरगिविंग नहीं रहूंगा। राघव उठकर अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया, इसे छोड़ दो। जी सर। सेक्रेटरी ने उसे छोड़ने का इशारा किया। राघव, मीरा आगे बढ़ी, रोते हुए और विनती करते हुए। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। अगर तुम मुझे परेशान करती रहोगी तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस शहर में नहीं रह सकोगी। उसकी आवाज ना तो तेज थी और ना ही नर्म, लेकिन उसमें अनडिनायबल अथॉरिटी थी। मीरा ने राघव की आंख छोड़ दी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा डर और हताशा से सफेद पड़ गया। उसने नकली प्रेगनेंसी करके समाज में अपनी जगह बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। न केवल उसका सोशल स्टेटस बढ़ाने का मौका गया, बल्कि राघव अब उसकी सिर्फ दृष्टि से ही डिस्गस्टेड था। उसके लिए अब केवल नफरत और तिरस्कार था। उसकी स्थिति सिर्फ हार नहीं थी, ये पूरी तरह से और अटर डिफीट थी। वो फेल हो गई थी, राघव खो दिया और अपनी स्टेटस बढ़ाने का मौका पूरी तरह गंवा दिया। ये सब कैसे हुआ? सेकेंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल में मिसेस शर्मा कुछ स्वादिष्ट खाना लेकर आई थीं। काव्या हैरान हुई, मिसेस शर्मा यहाँ क्या कर रही हैं? मिस्टर राघव मेहरा ने कहा कि आप ठीक नहीं हैं और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। उन्होंने मुझे हर दिन खाना लाने के लिए कहा है जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होती। मिसेस शर्मा ने समझाया और खाना सेट किया। डिशेस सभी न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स थे और मिसेस शर्मा की कुकिंग स्किल्स की वजह से काव्या को खाना काफ़ी एपेटाइजिंग लगा। काव्या अब उस स्टेज में थी जहां उसे अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी थी और मिसेस शर्मा का टाइमिंग बिल्कुल सही था। धन्यवाद मिसेस शर्मा। किसे धन्यवाद? मैं तो बस एक ओल्ड मेड हूँ सेवा करने के लिए। अगर किसी को धन्यवाद देना है तो मिस्टर राघव मेहरा को धन्यवाद दो। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा ख्याल रखना है। ये महंगे इंग्रेडिएंट्स उनके पैसे से खरीदे गए हैं, तुम्हें उन्हीं का धन्यवाद करना चाहिए, मिसेस शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। हमेशा दो लोगों को जोड़ने की कोशिश करती। काव्या ने सरफेस पर मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसने अप्रिसिएशन नहीं की। एक थप्पड़, फिर कॉन्सोलेशन डेट। उसने बच्चा खो दिया। क्या वो सोचता था कि थोड़ा खाना इसका मुकाबला कर देगा? ड्रीम ऑन। वो 2 बाउल खाने के बाद फुल महसूस कर रही थी और ज्यादा खाने के बाद लेटना अनकंफर्टेबल था। क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? मैं बना दूं? मिसेस शर्मा ने पूछा। मुंह में कड़वाहट है, मुझे कुछ मीठा चाहिए। शायद क्योंकि उसने अभी बच्चा खोया था, उसका दिल भी बिटर था। ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे लिए मीठा सूप बनाऊंगी। चेरी सीजन में है, मीठी और खट्टी। मैं कुछ खरीद लाऊंगी, मिसेस शर्मा ने कहा और डिशेस साफ करने लगी। काव्या ने लेटते हुए कहा, शाम को मिसेस शर्मा समय पर आईं। ये रूटीन 1 हफ्ते तक चलता रहा। हर दिन मिसेस शर्मा अलग डिश बनाती और काव्या का एपेटाइट अच्छा रहा। वो ठीक से रिकवर कर रही थी। वो पहले से ही चलने की कोशिश कर सकती थी। पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट के कोई संकेत नहीं थे। चेकअप में डॉक्टर ने कहा, आप अच्छी तरह रिकवर कर रही हैं, लेकिन अभी भी सावधान रहना होगा। मिसकैरेज हमेशा यूटेरस को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाता है। ये प्रेगनेंसी अभी ठीक दिख रही है, लेकिन भविष्य अभी भी अनिश्चित है। काव्या ने समझा।
मैं सावधान रहूंगी। अपने हॉस्पिटल रूम में उसने डिनर किया और कुछ मेडिकल बुक्स पढ़ीं। हॉस्पिटल में दिन इतने बोरिंग थे कि उसे समय बिताने के तरीके खोजने पड़े। शायद उसने दिन में बहुत सो लिया था, इसलिए रात में नींद नहीं आ रही थी। वो आधी रात तक पढ़ती रही और केवल तब जब उसकी आंखें शोर महसूस करने लगीं, तब उसने किताब रखी और लेट गई। धीरे धीरे वो सो गई। घड़ी की टिक टिक धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। रात का हॉस्पिटल बहुत शांत था। अचानक उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खोला गया। एक लंबी पतली काया कमरे में कदम रखती है। रात की हल्की रोशनी सेकेंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल के रूम में फैली हुई थी। रोशनी धीमी और सुस्त थी। राघव मेहरा ने ध्यान रखा कि काव्या नायर गहरी नींद में हो। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और उसके बिस्तर के पास गया। उसने सिर नीचा रखा। पिछले कुछ दिनों में काव्या का रंग वापस आ गया था। उसके गाल मुलायम और गर्म थे, गुलाबी होंठ नाजुक और गुलाबी थे और उसके काले बाल बिखरे हुए थे। एक बाल उसकी भौं पर पड़ रहा था, जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था। राघव खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसके गाल को सहला दिया। उसकी उंगलियों ने उसकी त्वचा को छुआ, उसका मुलायमपन महसूस किया। उसकी भौं थोड़ी टेढ़ी हुई। शायद ये हल्की गुदगुदी थी, क्योंकि काव्या ने सिर घुमाया और थोड़ा हिली। राघव जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। काव्या मुड़ गई। अब उसका पीठ उसकी तरफ था और वो अपने साइड पर सोती रही। जैसे ही वो मुड़ी, उसने ब्लैंकेट भी खींच लिया। राघव ने सावधानी से उसे फिर से ढक दिया और उसके पास लेट गया। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन के पीछे दबा लिया और ब्लैंकेट के अंदर उसे पकड़ते हुए सो गया। रात गहरी और अंधेरी थी, लेकिन अंदर एक गर्माहट और कोमलता का एहसास था। सुबह जब काव्या उठी, राघव पहले ही चला चुका था। उसे पता भी नहीं चला कि किसी ने रात में उसे देखा था। 8 बजे मिसेस शर्मा खाना लेकर आईं और बहुत सारे फल भी लाईं। खाने के बाद उन्होंने कुछ फल खाए और खिड़की के पास सोफे पर बैठ गईं, धूप का आनंद लेते हुए। ठक ठक, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। काव्या के जवाब देने से पहले दरवाज़ा खुल गया। काव्या, मनीष मल्होत्रा की आवाज़ सीधी और ज़रूरी थी। तुम्हें जाकर राघव से बात करनी होगी। पिछले कुछ दिनों में मनीष ने कार एक्सीडेंट का पूरा विवरण समझ लिया था। उस दिन मयंक मल्होत्रा ने राघव की कार में टक्कर मारी थी। खुशकिस्मती से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन रोहित कपूर चोटिल हो गया। कुछ इलाज के बाद अब वो ठीक था, लेकिन राघव मयंक को जिम्मेदार मान रहा था। मयंक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और चूंकि वो बड़ा हो चुका था, उसे कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। वो बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा था और सड़क पर लगे कैमरों ने सब कुछ साफ पकड़ा। सिर्फ मयंक की गलती नहीं थी, उसने घटना के बाद भाग भी गया। हिट एंड रन, एक और भी गंभीर अपराध। काव्या सोफे पर बैठी, उसकी आंखें झपक रही थीं। पापा, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं और मुझे राघव से क्यों बात करनी चाहिए। हालांकि वो जानती थी कि मनीष किस बारे में बोल रहा था, फिर भी उसने अनजान होने का नाटक किया। तुम्हारे भाई ने बिना अनुमति तुम्हारी कार ली और राघव की कार में टक्कर मारी। उसने इसे इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया कि तुम उसकी पत्नी हो, उसने जानबूझकर दबा दिया। इसका मतलब क्या है? आखिर मयंक अभी भी तुम्हारा भाई है। पापा, काव्या ने रोका। मेरी मम्मी के पास सिर्फ मैं थी, ये भाई कहाँ से आया? मनीष का चेहरा सख्त हो गया और उसमें खांसी की। हालांकि तुम्हारी माँ अलग है, तुम्हारा पिता वही है। मेरा खुद का डैड मेरी परवाह भी नहीं करता, मुझे उसके बेटे के लिए क्यों मदद करनी चाहिए? काव्या ने कहा। वो मनीष की हरकत समझ चुकी थी, लेकिन खून का रिश्ता अभी भी मायने रखता था। वो थोड़ा ख्याल रखती थी, चाहे थोड़ा ही सही। मनीष ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा काबू में रखा। मैंने तुम्हारे साथ गलत कुछ किया है क्या? काव्या ने उस आदमी की ओर देखा, जिसकी भौएं पहले ही सफ़ेद होने लगी थीं। पापा, आप शायद भूल गए कि आपने मुझे मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने से रोकने की कोशिश की थी। मैंने दाखिला लिया, लेकिन आपने मेरी फीस भी नहीं दी। मेडिकल पढ़ने में क्या खास है? डॉक्टर होना थकाऊ और व्यस्त काम है, तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या अच्छा है? मैंने तुम्हें ये जीवन इसलिए दिया कि तुम अच्छी शादी कर सको और चिंता मुक्त रहो। तुम्हें ये मौका मिल चुका है। तुम राघव की पत्नी बन चुकी हो। अगर तुम प्रयास करोगी, वो ज़रूर तुम्हें देखेगा और प्यार करेगा। कुछ पलों के लिए काव्या चुप रही। मैं भी इंसान हूँ, मैं सोच सकती हूँ, मुझे पता है मैं क्या चाहती हूँ। पापा, आपके सपने क्या हैं? बिल्कुल है, जवाब मिला। मेरे दादा सामान्य आदमी थे और तुम्हारे दादा दूसरों के लिए ड्राइवर थे। मैं अपनी जिंदगी बेकार नहीं बिताना चाहता, मैं कुछ बड़ा हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन बिना सपोर्ट और कनेक्शन के सफलता पाना बहुत मुश्किल है। काव्या चौंक गई। उसने हमेशा मनीष को सेल्फिश और प्रॉफिट ड्रिवन देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं समझा कि वो वास्तव में क्या चाहता। वो सफलता चाहता था। क्या ये उसका सपना जैसे मेरा सपना अलग था? मैं मल्होत्रा परिवार को महान बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी उच्च समाज की महिला बने, मनीष ने कहा, काव्या की सॉफ्टन रिजॉल्व महसूस करते हुए।
काव्या ने होंठ दबा लिए। तो अपने सपने के लिए आप मुझे सैक्रिफाइस कर सकते हैं? मनीष ने गंभीरता से कहा। ये तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कैसे है? क्या राघव बदसूरत है? क्या वो गरीब है? कई महिलाएं हैं जो उससे शादी करना चाहती हैं, लेकिन साधन नहीं है। तुम्हारे पास ये मौका है तो क्यों नहीं लेना? अगर तुम राघव से शादी नहीं करती तो और कौन बेहतर हो सकता है? काव्या चुप हो गई। वो जानती थी कि राघव कितना वांछनीय है, लेकिन समय बिताने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी आदतें और स्वभाव लंबे समय तक रिश्ते के लिए ठीक नहीं। वो सिर्फ सुंदर चेहरा था। ऐसे लोग केवल दूर से पसंद किए जा सकते हैं, नज़दीक से नहीं। पापा, आप मुझे ज्यादा आंक रहे हैं। मैं मदद नहीं करूंगी। गीता मेरी माँ की शादी बर्बाद करने वाली थी। मैं उसके बेटे को कैसे बचा सकती हूँ? काव्या खड़ी हो गई। मैं थक गई हूँ, अब आपको जाना चाहिए, वो साफ कह रही थी। चाहे आप मानो या न मानो, मयंक तुम्हारा भाई है। काव्या ने मनीष की ओर देखा और बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी। आप क्या कर सकते हैं? मनीष गुस्सा होने वाला था, लेकिन उसने स्थिति को देखते हुए लोका। बताओ, तुम्हारी मदद करने के लिए क्या चाहिए? काव्या बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद कर लीं और बोलना बंद कर दिया। मनीष क्रोधित हुआ, लेकिन कुछ नहीं कह सका। खुद सोचो, वो बोले और दरवाजे की तरफ मुड़े। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, वो अचानक रुक गए। तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? क्या तुम बीमार हो? गंभीर है? काव्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका नजर खाली था। पापा, आखिरकार आपको मेरी परवाह करने की याद आई? मनीष का दिल कस गया। उसने उपेक्षा की थी। उसका ध्यान मयंक के मामलों में व्यस्त था। ठीक है, मान लो ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने पर मजबूर किया जिसे तुम पसंद नहीं करती थी। ये मेरी गलती है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। राघव उसी समय दरवाजे पर पहुंचे। मनीष ने उन्हें देखा और तुरंत नम्रता दिखाई। प्रेसिडेंट मेहरा? हालांकि वो राघव के ससुर थे, उन्होंने सुपीरियर होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने हम्बल और सबमिसिव व्यवहार बनाए रखा। राघव का चेहरा अलूफ था। उन्होंने सीधे कमरे में प्रवेश किया। मनीष थोड़ा अपमानित महसूस करने लगे। आखिर वो राघव के ससुर थे, कम से कम थोड़ी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखा सकते? काव्या ने दरवाजे पर मनीष की विदाई सुनी। राघव आने वाले थे, इसलिए उसने सोने का नाटक किया। राघव अंदर से गुस्से में थे। काव्या, तुम सच में सो रही हो? उन्होंने पूछा, गुस्से को मुश्किल से रोकते हुए। अगर आपको बिलियनेयर्स अनएक्सपेक्टेड वाइफ की स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट एपिसोड, ताकि मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर सकूं।